केल्विन साइकिल मैंने लास्ट में कराया था, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, काफी टाइम हमने सेव भी किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिल गई आप लोगों को, तो इजी हो गया, आसान हो गया वर्क इसमें। क्वेश्चंस तो सारे हो गए होंगे सबसे। काफी छुट्टियां मिली है आपको, दशहरे जैसी छुट्टी हो गई आपकी, होली की भी है ना। अच्छा लगता है कि आप लोगों ने गैप ले लिया बीच में। ये केल्विन साइकिल मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी किए हैं इससे। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होगा। अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है इसमें। ये मैंने कैलकुलेशन भी सिखाया है आपको, C4 पाथवे भी सिखाया है, क्रैन्स एनाटोमी जो आती है वो भी आपने सीख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद के पोर्शन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पुराना जितना भी आपके पास कॉन्सेप्ट था वो सब यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, पहले तो ये डायग्राम रहा, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ये है, काफी इजी है समझना इसको। हैच एंड स्लैक पाथवे है, मेरा काम क्या है इसको इजी करना आपके लिए। ठीक है, इसको आसान करते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए फटाफट सुनते जाइए, बाकी तो आपको समझ आ ही जाएगा, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास में हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब आप ध्यान देंगे, अगर किसी स्टूडेंट की एनाटॉमी अच्छी नहीं होगी उनको ये टॉपिक समझ नहीं आएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मेसोफिल सेल लिखा है। क्या लिखा है? मेसोफिल सेल लिखा है। ठीक है,
मेसोफिल सेल मैंने आपको समझाया था कि जब आप लीफ को क्या करते हैं, उसकी एनाटॉमी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो लीफ का अपर एपिडर्मिस ऊपर वाला और लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में जितने भी मास ऑफ सेल्स भरे होते हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। ये देखिए, ये सब क्या है आपके पास, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सब कुछ क्या कहलाता है, मेसोफिल सेल। ये सब क्या है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। यानी द मास ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस आर रेफर्ड एज मेसोफिल सेल्स। ठीक है, आसान है। तो इसकी वजह से मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि अगर ये चीजें आपकी क्लियर नहीं है कि पोजिशनिंग कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। दूसरी जो सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने पहले आपको क्या किया है, इसका इंट्रोडक्शन समझाया है, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे बंडल शीथ सेल। क्या है, बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बंडल शीथ सेल्स को जब हम लोग समझना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने आपको ये समझाया था कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा ड्राई हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, कहाँ सरवाइव करते हैं, ड्राई हैबिटेट में जो सरवाइव करते हैं, ठीक है, वो अपने वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ या प्रोटेक्टिव कवरिंग कंटेन करते हैं, जिसको हम लोग बंडल शीथ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाथवे आपको समझाया जा रहा है आज की क्लास में, तो वहां पहले इसने मार्क कर रखा है मेसोफिल सेल, जो मैंने आपको पहले याद दिलाया कि क्या होता है। ये हो सकता है कि छुट्टियों में भूल गए आप। दूसरी चीज है यहाँ पे ये बंडल शीथ सेल है। क्या है ये, बंडल शीथ सेल है, ठीक है। अब ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे इसको साइक्लिक फॉर्म में दिखाया गया है। साइक्लिक फॉर्म में का क्या मतलब है कि पहले लीफ की पूरी अनाटोमी में आपको वो सारी चीजें बताई गई है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल चैप्टर से है। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? जल्दी फटाफट बोलना स्टार्ट कीजिए उधर से। कोई भी सेल चैप्टर काफी बच्चों ने किया है, पढ़ा है मेरे से, जल्दी बताइए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। मैम वो चैनल्स होता है ना जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को दो सेल के। ठीक है, वेरी गुड। डेस्मोटिब्यूल, देखिए जब मैं आपको पाथवे सिखा रही थी, क्या बता रही थी, पाथवे बता रही थी, ठीक है। तो पाथवे बताते वक्त मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई थी, क्या कि प्लांट सेल्स बेचारे के पास एक दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके पास। क्या प्रॉब्लम है इसके पास? ये प्रॉब्लम है कि इसको सेल वॉल भी कंटेन करके रखना पड़ता है, राइट। अगर प्लांट सेल है तो क्या रखेगा अपने पास, सेल वॉल रखेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना सबको याद है कि इसके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। बहुत डिटेलिंग नहीं कर रही, काफी डिटेल में मैंने इसको रखा है, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो अब इस बेचारे को करना क्या है, जो वाटर का चैनल है, पानी का चैनल है, उसके दो पाथवे मैंने आपको सिखाए थे, याद है सबको। ये जो मैं यहाँ पे स्काई कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज, इसके लिए हम लोगों ने एक टर्म देखा था, सिम्प्लास्टिक, SYMPLASTIC, सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्या देखा था हम लोगों ने इसके लिए, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। और एक और पाथवे हम लोगों ने देखा है, कौन सा पाथवे था वो, जो वॉल टू वॉल मूवमेंट कर रहा था। क्या कर रहा था, हाँ, वॉल टू वॉल मूवमेंट कर रहा था। इस बेचारे की भी खत्म हो जाती है जब इसको बीच में, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे डिटेलिंग, कैस्पेरियन स्ट्रिप मिला था, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सुपरवाइज्ड होता है ये। तो जो वॉल टू वॉल मूवमेंट चल रहा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म दिया था इसको, एपोप्लास्टिक पाथवे। याद आया सबको? नहीं याद आया तो अभी बता दिया मैंने, ठीक है।
अब यहाँ इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, इसने सब कुछ बनाया सही है, लेकिन बीच में ये प्लाज्मोडेस्माटा जो आपको शो कर रहा है, ये एक ओपन पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है आपको, एक ओपन पैसेज यहाँ पे रास्ता जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज के लिए, ताकि मटेरियल्स का, गैस का, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका यहाँ से एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये चैनल्स जो है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा पाथवे आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये चाहे तो ये डाउनवर्ड एरो के बारे में पूछे, चाहे अपवर्ड एरो के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, बट द टाइप ऑफ मूवमेंट इज SYMPLASTIC, सिम्प्लास्टिक पाथवे। कैसा है ये, सिम्प्लास्टिक पाथवे है। ठीक है, तो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने हैच एंड स्लैग का पाथवे पढ़ा है, उस पूरे पाथवे में किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ पे मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाता है, एपोप्लास्टिक होगा, सिम्प्लास्टिक होगा, सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक होगा, नन ऑफ द अबव होगा, तो हम उसमें किसमें टिक करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे कि ये सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करता है। दिख रहा है खुली आंखों से यहाँ पे आपको, ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर हम इसको वॉल टू वॉल, वॉल टू वॉल, वॉल टू वॉल चला के जा रहे होते तो हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक है। रफ वर्क इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि ये एपोप्लास्टिक पाथवे है, और यहाँ पे आप जो इसको क्या कर रहे हैं, इस बेचारे को ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, वे दे रहे हैं, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा। यही जो है यहाँ पे, इसी के लिए हम टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपका, बट जिस बच्चे को नहीं पता नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब इस पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे का नाम दिया गया, और फिर से वापस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप एक साइक्लिक प्रोसेस देखने जा रहे हैं। कैसा प्रोसेस देखने जा रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस देखने जा रहे हैं। केल्विन साइकिल हम लोगों ने देखा तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हाँ भाई ये चक्कर ऐसा जो है, ये 6 बार आप घूमते जाइए, घूमते जाइए, घूमते जाइए, घूमते जाइए, घूमते जाइए, एक ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे जाके उसको ले जाके टर्मिनेट कर दे रहे हैं। अभी का भी जो पाथवे है जो आपको देखने को मिलेगा, वो पाथवे भी कैसा है कि आप जर्नी जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं ले जाके उसको खत्म करने वाले हैं। तो जिसकी वजह से ये आपसे क्या पूछा जाता है कि ये कैसा पाथवे है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, रैंडम है, ठीक है, या फ्लो पूरा रे डायग्राम को फॉलो करता है, तो ये कैसा एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको शॉर्ट है पीईपी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पीईपी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, पीईपी। क्या है ये, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर बोला जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चल रहा, फ्लो से पढ़ते भी जा रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे रेडी और तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला यही क्वेश्चन पूछ रहा है और यही आपको बताया भी जा रहा है कि ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ठीक है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है ये, स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो बहुत डिटेलिंग आपको अभी 12th में आप एंटर कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चीज का स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हमारा काम क्या है, इस पूरे पाथवे को समझना। हर चीज का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज द जायंट मॉलिक्यूल, पढ़ाया मैंने आपको, डीएनए का स्ट्रक्चर है, हर चीज का स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी ईच एंड एवरीथिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हर एक चीज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। विच टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से लेके आए कार्बन डाइऑक्साइड? क्या रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जा रहा है, क्या बर्निंग प्रोसेस से जा रहा है, किधर से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? एटमॉस्फेयर से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? एटमॉस्फेयर से जा रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का मतलब क्या है कि उसको पकड़ के कुछ ना कुछ काम किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हैच एंड स्लैक पाथवे का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आपको वहां पे आंसर लिखना है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या लिखना है वहां पे? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पीईपी? मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कहाँ पाया जाता है? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको यहाँ पे जब पोजिशनिंग सिखाई है, सिर्फ रखने से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा इसको समझ के भी हम लोगों को चलना होता है। मेसोफिल सेल्स। हाँ, तो जो अभी मैंने आपको ये मेसोफिल सेल सिखाया है, ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे भी जब उस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या बता रहा है, ये बेचारा पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये जब लिखा इसने यहाँ पे मेसोफिल सेल ना, तो आपको ये बता रहा है कि हाँ भाई देखिए ये जो है ना, हम मेसोफिल सेल दिखा रहे हैं। हम क्या दिखा रहे हैं? मेसोफिल सेल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पीईपी इज मेसोफिल सेल्स, यानी कि मेसोफिल सेल के अंदर कौन पाया जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाया जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ है, तो सबकी लोकेलिटी है अपनी अपनी। ठीक है, कोई कहीं से, कोई छपरा से, कोई सिवान से है, कोई दरभंगा से, कहीं से भी, XYZ से। अब जहाँ रहने की जगह है वहीं का नाम बताएगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो बोल देगा कि भाई मैं कनाडा से आया हूँ। जहाँ जगह है वहीं बोलेगा ना। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पीईपी, द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पीईपी इज मेसोफिल सेल्स। क्या है ये? मेसोफिल सेल्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन साथ के साथ करते जाइए, ऐसे तो आप लोग फेमिलियर हैं ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेंशन द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पीईपी। वन वर्ड आंसर है, मेंशन द साइट ऑफ occurrence of PEP। आंसर पता है सारे बच्चों को? हाँ, मेसोफिल सेल्स, यानी इसका जगह ये कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि इस पूरे प्रोसेस में, किस चीज में? इस पूरे प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का जो काम हो रहा है उसमें एक एंजाइम लगता है, उसको और आसान है याद करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बोक्सिलेज और पीईपी केज लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? पीईपी केज लिखते हैं इसको। ठीक है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पीईपी कार्बोक्सिलेज और पीईपी केज। ठीक है, ये जो एंजाइम है इस बेचारे के नाम पे है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम आप लाइपेज पढ़ते हैं, कितना इजीली बच्चों को याद होता है। 10वीं क्लास में जब आपने पढ़ा था तो लिपिड लाइपेज वैसा ही नाम बन गया था, आसान है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो पहली फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे ये है कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, यही वो मेंबर है, ये वो सदस्य है इस पूरे हैच एंड स्लैक पाथवे का, जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आखिर इसके फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पीईपी कार्बोक्सिलेज और पीईपी केज। ठीक है, अब एक यहाँ पे बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे मेसोफिल सेल के अंदर, जो कि पूरे बायोस्फीयर का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, मैंने आपको रुबिस्को पढ़ाया था पिछली क्लास में, याद आया सबको? तो यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि मेसोफिल सेल के अंदर अभी रुबिस्को एंजाइम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रुबिस्को एंजाइम नहीं होगा। द C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, वो क्या है?
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जहां पे भी ये ओ ए आपको मेंशन कर रहा है तो ये क्या है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। कहाँ बनता है ये? मेसोफिल सेल्स के अंदर बनता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ पीईपी, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है, पीईपी केज या पीईपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, which most abundant which most abundant enzyme in the biosphere which most abundant enzyme in the biosphere is absent in mesophyll cells। रूबिस्को हो जाएगा यहाँ पे, आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर से दे रही हूँ, मेंशन द exact positioning of mesophyll cells, the mass of cells which are present between the upper epidermis and lower epidermis of leaf is known as mesophyll cell। mesophyll cells। आगे चलते हैं, हो गया, लिख लिया यहाँ तक आपने? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे बीच के बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं यहाँ पे? इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, इसकी डिटेलिंग भी मैं आपको शो कर देती हूँ। एक ऐसा भी फॉर्मेट आपके पास बहुत सारे हैं, इसमें जो सिंपलीफाइड है वो मैं लगा देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये सब तो एनसीईआरटी का ही है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सब वही है। यहाँ नाम लिखा हुआ है। ये बहुत बढ़िया है, देखिए इसमें कुछ करेक्शंस है, वो तो खैर किया जा सकता है।
चलिए इसी को लगाते हैं। देखिए इन दोनों को एक साथ कंपेयर करते चलिएगा, आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। इसके लिए जगह तो नहीं है, छोटा करके मैं कहीं लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। मेन है कि मुझे यहाँ पे आपको इसकी पोजीशनिंग बतानी है। चलिए इतना दिख तो रहा है, दिखाई तो दे ही रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे आपको लिखा है कि 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे ऐसे करके C4A6 इस तरीके से, बट आपके दिमाग में अभी तक वो वैसे नहीं बैठा है कि आप वहां पे फटाफट क्या कर सके, उसका नाम सोच सके। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बट यहाँ पे इस बात को नहीं बताया जा रहा कि एटीपी क्या कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को एनर्जी दे रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी जैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करी थी, मैंने वहीं पे आपको सिखाया था कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि एटीपी से एरो एडीपी की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? एटीपी से एडीपी की तरफ जा रहा है, तो उसका आपको सिंपल सा ये मतलब समझना है कि वहां क्या किया जा रहा है, वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। ये देखिए ऐसा फॉर्मेट एक रफ वर्क के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे दे देगा एरो या कोई भी फॉर्मेट हो, किसी भी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एडीपी लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड एनर्जी जो इसके बीच की थी वो टूटते हुए यहाँ पे क्या कर रहा है? एनर्जी लिबरेट कर रहा है। क्या क्या दे रहा है? किसी न किसी प्रोसेस के लिए एनर्जी जरूर दे रहा है, मस्ट है, ये 2000% गारंटीड है। तो बार बार ये क्या करता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं समझता। इसके लिए क्या करता है? सिर्फ आपको एटीपी से एडीपी की तरफ यहाँ पे बता दिया जाता है, जो छोटा सा यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, हो भी रहा है यहाँ पे फिक्सेशन का काम। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे। पहले हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी थी? 3 कार्बन कंपाउंड से। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल आपका क्या था? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से। कहाँ से स्टार्ट करा है आपने? आपको याद रखना है, इसकी सीरीज रखी जाएगी नीट के एग्जाम में। इस सीरीज को उल्टा पलटा कर दिया जाएगा, इसमें फेर बदल कर दिया जाएगा, और आपको क्या करना है? उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला मेंबर क्या दिख रहा है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या दिख रहा है यहाँ पे? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, राइट? कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। ठीक है, फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? देन जब हम अगला देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एटीपी क्या होगा? यूटिलाइज हम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए? एनर्जी को लिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इस पाथवे को जब हम लोग आगे देखना स्टार्ट करते हैं तो आगे क्या होता है कि ये फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ये अपने आप को कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बजाय यहाँ पे ये क्या लिख रहा है? C4 एसिड लिख रहा है। यही चीज मैं आपको तब से बोल रही हूँ, इसने लिखा है और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, बट बच्चे इसको कोरिलेट नहीं कर पाते, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो जिसकी वजह से मैंने इतनी मेहनत करी है आपको समझाने के लिए कि फिक्सेशन करने के बाद, अच्छा एक चीज, 3+1 कितना होता है? 4। 3+1 कितना होता है? 4। तो 3 कार्बन है पीईपी का। 3 कार्बन किसका है? पीईपी का। और ये एक कार्बन लेके नहीं आ रहा इधर से, है ना? कॉमन सेंस है, 3+1 = 4। तो एक कार्बन किसका आया? इसका आया। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ठीक है, कि इसके बाद जो ये C4 एसिड बना रहा है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब समझ आया सबको? समझ आया? आसान हुआ, इतना सा प्रोसेस ही सही, बट समझ आया आपको? ठीक है,
उसके बाद ये क्या करता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म करता है। बट what is the site of occurrence of formation of oxaloacetic acid? It is also formed in mesophyll cells. ये पूरा ड्रामा भी जो है ये कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, ये भी मेसोफिल सेल के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मेसोफिल सेल के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OAA? लिख लीजिए, what is the site of occurrence of formation of ऑक्सैलोएसिटिक एसिड? आंसर क्या होगा इसका? मेसोफिल सेल्स। हाँ बिल्कुल, नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे। वन वर्ड आंसर का मतलब आपको ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 2000% मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा ये सारा क्वेश्चन? क्योंकि ये बेसिक्स है और प्लस कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है और ये है बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग ये जर्नी आगे बढ़ाते हैं, यानी यहाँ तक हम लोगों ने अभी इस लेफ्ट साइड का थोड़ा सा वो भाग हमने देखा है, वो फेनोमेना हमने देखा है जो मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा था। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड? 4. फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3. हाउ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बिकम्स 4 कार्बन मॉलिक्यूल? बिकॉज ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले से बेचारा खुद ही था 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें आप एक और कार्बन को पकड़ के जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब फिर जब दोबारा हम लोग आगे जब इसकी जर्नी देखना स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, इट देन फॉर्म्स अदर 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself. फिर ये क्या करता है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये सारी चीजें ये बनाता है। ये देखिए, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये सारी चीजें ये बनाता है। ठीक है, लेकिन बना के खुद नहीं रखता। बना के क्या करता है, खुद नहीं रखता है। जैसे आपके घर में किचन में खाना बन रहा है, ठीक है, तो गेस्ट को क्या बोलेंगे, पकड़ के किचन में खाना है तो खाओ, नहीं तो घर से बाहर जाओ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे उसको, नहीं बोलेंगे। तो ये बन रहा है यहाँ पे, बट इट इज ट्रांसपोर्टेड। तो ये भाग तो नहीं दिखाया ना यहाँ पे, बात समझ आ रही है? ये बोल रहा है कि C4 एसिड बना है, बीच की चीजें तो ये निकल गया, बीच की चीजें तो खा गया, बता रहा है यहाँ पे। ये चीज ये यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि मेसोफिल सेल जो है, ठीक है, इसी के अंदर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है ये चीजें बन रहे हैं। और ये भी क्या है, ये देखिए 4 कार्बन, 4 ही कट गया इसका, कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा यहाँ पे, ये क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, बनने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट। इधर देखिए क्या किया जा रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, बंडल शीथ सेल्स। किधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, which are transported to the bundle sheath cells. ऑब्वियस है, उसके बाद का। अब ये मेसोफिल सेल है, इधर से चला तो चल किधर जाएगा, जो सामने होगा वहीं तो जाएगा। आपको बाई ट्रेन क्या करना है, दिल्ली जाना है यहाँ से। ठीक है, अब बीच में यूपी पड़ता है तो पड़ता है, यूपी है तो है। अब जो होगा इसके बाद वहीं जाइएगा ना। बाई एयर तो आप जान ही रहे, एरोप्लेन से हमारी मर्जी, हम इस रूट से नहीं तो उधर से निकल लें। ठीक है, इधर क्लाउड है तो चलिए रास्ता मोड़ के उधर से चले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। बाई ट्रेन जो पाथ है, जो रूट है, आपको उधर से जाना है तो आपको उधर से ही जाना है। तो आपको पता है कि जब मैंने आपको इस मेसोफिल सेल की पोजीशनिंग बताई है, तो मेसोफिल सेल के बाद अगर इसको जाना है, यहाँ पे मेसोफिल सेल से चलता हुआ ये किधर जा रहा है, तो इसको कौन मिल रहा है, बंडल शीथ सेल मिल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बंडल शीथ सेल आगे मिल रहा है। तो आगे किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बंडल शीथ सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आगे जाके। ठीक है,
C4 acids are broken down to release carbon डाइऑक्साइड। वापस वही ड्रामा उल्टा हो के आ गया। बात यहाँ पे क्या समझना है, एक फिर से रफ वर्क हम लोग करते हैं। पहले जो हमने कहानी स्टार्ट करी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जोड़ा, किसके साथ जोड़ा हमने, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ जोड़ा, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये खुद ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 3 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 4, तो फिर ये अगेन क्या हुआ, 4 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है फिर ये वापस जाके अपना अगला ट्रांसफॉर्मेशन करके ये फिर से क्या करता है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाता है इन द मेसोफिल सेल्स। बच्चों से जब पूछा जाता है कि मेंशन द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, बच्चा एग्जाम में ये एरो याद करता है और आंसर लिख देता है बंडल शीट सेल्स। बनाया गया खाना किचन में, परोसा गया डाइनिंग हॉल में। बात समझ आ रही है? बना है कहाँ पे, बना है ये मेसोफिल सेल के अंदर और इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, भेजा गया है कहाँ पे, इसको बंडल शीट सेल्स में। तो फिर से अगेन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का साइट ऑफ अकरेंस, साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अकरेंस तो खैर यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज भेजा जाएगा तो आगे जाके यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है तो आपको वहां पे क्या मार्क करना है, मेसोफिल सेल्स में। लेकिन फिर क्या होना है, फिर वही कहानी, जहां से चले थे फिर वही चीज हो रही है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो कार्बोक्सिलेशन का उल्टा होता है डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को जोड़ना है और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को धक्के मार के जहां से जिधर से आया था उसको रास्ता दिखा के बाहर भेज दीजिए, तोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब क्या होना है, डिकार्बोक्सिलेशन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन होने जा रहा है। यहाँ जो बनाया, जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बाद, जो ये क्या बनाता है आपका मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाता है। इस चीज को यहाँ इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, ये एक शॉर्टकट फॉर्म है। कैसे हम किसी मूवी की स्टोरी है, आपको मैं बोलूं मुझे समरी बताइए उसकी, 1 घंटा में सुनाता है ना बच्चा, 1 घंटा तो बहुत बोल दिया मैंने। कई बार होता है कि 10 मिनट में बच्चे बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक समराइज्ड फॉर्म है, समझाने के लिए ठीक है। ये बस इतना बताने के लिए कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस, क्या है ये, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। और बंडल शीट सेल्स के अंदर जैसे ही भेजा गया, इनको किसको भेजा गया, ये मैलिक एसिड को भेजा गया है। तो अब क्या होना है इसको, C4 एसिड जो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज दिस, मैलिक एसिड। अब इसको क्या होना है, डिकार्बोक्सिलेशन करना है, ठीक है। मतलब क्या है, साफ है, मतलब है इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज करना है। क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज करना है, ठीक है। C4 acids are broken down to release carbon dioxide and a 3 carbon molecule, ठीक है। जो यहाँ पे क्या लिख रहा है ये, और फिर यहां से पता है इसको कहाँ दफा किया जाता है, किधर दफा किया जाता है, इसको केल्विन साइकिल में भेज दिया जाता है। ये देखिए बेचारा ये क्या कर रहा है, छोटा सा बना के आपको दिखा भी रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, छोटा सा आपको केल्विन साइकिल बना के इधर दिखा भी रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, इधर लिखा है ये, इसने क्या किया है, सब इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस होते हैं। फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल बोलेगा आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, बैठा हुआ था मैं तुम्हारी इंतजार में, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गया, फिर जो ये C3 एसिड है, फिर जो क्या है यहाँ पे C3 एसिड है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्टेड बैक लिखा है। क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेड बैक। जब हम लोग बैक बोलते हैं तो बैक का मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो वहां से आई थी उसको वापस वहीं रवाना किया जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड बैक लिखा जा रहा है। कहाँ से आया था, तो मेसोफिल सेल से आया था। तो मेसोफिल सेल से जब आया था तो इसको वापस भेज के बोला जाता है रीजनरेशन, मतलब दोबारा बनना। रीजनरेशन मतलब दोबारा बनना।
इसको बोला जाता है कि भाई ऐसा है ना, पी से मैं तुमको यहाँ तक ये जर्नी करा के लाया हूँ, वापस तुम इसी में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ठीक है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कहानी ये है जो मैंने अभी भी आपको समझाया, शायद आपने उस पॉइंट को पकड़ा या नहीं पकड़ा, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल में किया था, व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? ध्यान दीजिए, मेसोफिल सेल या बंडल शीथ सेल? कहाँ हो रहा है? बंडल शीथ सेल में हो रहा है, नॉट इन मेसोफिल सेल। व्हाट इज द साइट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का यहां से टूट के बाहर निकल जाना। व्हाट इज द, आपको एक बात ध्यान देनी है, मैंने लिखा कुछ नहीं आज की क्लास में, कुछ नहीं लिखा ना, मैं तब से आपको समझाने पे जोर दे रही हूँ, बिकॉज ये फिजियोलॉजी है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी था, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, बहुत कोशिश मैं कर रही हूँ जल्दी कराने की, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस मैं समझा ही रही हूँ उतने देर से। और ऑफलाइन क्लास भी नहीं, कोई बच्चा शोर करे, मैं बोलूँ हाँ बात क्यों कर रहे हो, ये टाइम भी नहीं वेस्ट होता। पूरा जो टाइम है आपका कंप्लीट 100% आपको समझाने में ही जा रहा है, तो आपको ध्यान से समझना है। ये नहीं पूरी कहानी खत्म, लास्ट में बोलिए मैडम फिर से बताइए जरा क्या बताया था आपने। तो बहुत मुश्किल है, कहीं पे इंस्टेंटली बीच में डाउट आता है तो उसको पूछ लीजिएगा, हालांकि मैंने बिल्कुल जो कहते नहीं प्राइमरी लेवल पे जाके समझाया है आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये दिख रहा है आपको खुली आंखों से कि व्हाट इज द साइट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग, डिकार्बोक्सिलेशन तो दुनिया में बहुत जगह पे होता है, ठीक है, ड्यूरिंग हैच एंड स्लैक पाथवे। ऐसे कर देते हैं, मैंने लिखा नहीं था बट लिख देते हैं 5वें क्वेश्चन में, तो ये लिख लीजिए आप लोग। मेंशन द साइट ऑफ decarboxylation mention the site of decarboxylation during, ये इतना लंबा क्यों करो, इन कर लीजिए, in hatch and slack pathway। आंसर क्या होगा इसका? बंडल शीथ सेल्स। वेरी गुड, बंडल शीथ सेल, इसका आंसर क्या होगा? बंडल शीथ सेल्स। बस यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मैं बंडल शीथ सेल लिख दूं, मेसोफिल सेल लिख दूं, स्टोमाटा कुछ भी XYZ लिख दूं, ठीक है, आंसर यही होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में जब आप वन वर्ड आंसर लिखते हैं तो वो आप MCQ देख के अगर किसी क्वेश्चन का आंसर तैयार करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन, तो वो 100% होता है। लेकिन जब आप बिना ऑप्शन के राइट आंसर याद करते हैं या फिर अपने दिमाग में उसको प्रिंट करते हैं, वो 200% होता है। 200% का क्या मतलब है? उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती, ठीक है। और MCQ की खासियत क्या है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो ये हमेशा हमारे टीचर्स हमारे से बोलते थे, और ये बात मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे, मोस्टली आजकल क्या किया गया है, सबको MCQ बना दिया गया काफी एग्जाम्स को, ठीक है। पहले ये मेडिकल वाले ही लिखने वाले होते थे, मेंस वगैरह सब होता था, बट अब सबको सब्जेक्टिव कर दिया गया है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। उसकी खासियत ये होती है, आप अपनी नोट कर लीजिए कि आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, आपको जिसका आंसर आता है, 4 भले ही वहां पे ऑप्शन लिखे रहते हैं, लेकिन आपको बाकी का 3 नहीं दिखेगा, सिर्फ आंसर दिखता है उसमें। जब हम लोग आंसर मार्क कर देते हैं, फिर ये देखना स्टार्ट करते हैं कि बाकी ऑप्शन क्या था, ये तो हमने देखा ही नहीं, है ना। तो इसकी खासियत ये होती है, जो मैं यहाँ पे आपको लिखने को देती हूँ, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे बिल्कुल 200% आपकी प्रिपरेशन होती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आगे जब हम लोग इस ड्रामे की बात करते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और या फिर जब हम केल्विन साइकिल की बात करते हैं, किसकी? केल्विन साइकिल की बात करते हैं, तो ये सारे प्लांट्स के लिए कॉमन है। केल्विन साइकिल जो है वो सारे प्लांट्स परफॉर्म करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक, जैसे कैसे हम लोग क्रंस एनाटोमी देख रहे थे, तो
तो आपको किसी स्पेसिफिक प्लांट में देखने को मिल रहा था। कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी यहाँ से। मैंने बस समझाया है, अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जो इसके जिसको बोलते हैं ना मास्टर पॉइंट्स इसके, उसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। मैं हेडिंग डाल देती हूँ, मैं कुछ करूंगी। इसकी सीरीज जो है वो आपको अरेंज करने को दी जाएगी एग्जाम में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसकी जो सीरीज है वो आपको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को बीच में लिख दे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को पहले लिख दे, मैलिक एसिड को लिखे, फिर मतलब इसमें फेरबदल कर दे। तो इसको आपको क्या करना है, सही सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके एग्जाम्स में लिखना होता है, ठीक है। यही मैं रिपीट कर रही हूँ तब से बार बार, तो आपको उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना। आगे चले हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक मैं लिख ही देती हूँ, छठा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन हैच एंड फ्लैग पाथवे। ये तो आप लोग करेंगे ही, बट मैं ऐसी फॉर्मेलिटी वाइज लिख देती हूँ। क्या अपने आप क्या चल रहा है? एक और क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा, उधर से मैं लिख रही हूँ। ये नहीं, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला लिख रही हूँ मैं, 7th लिख रही हूँ, 7th क्वेश्चन लिखी। ये अपने आप कैसे कलर चेंज हो जा रहा है? मेंशन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड। अब क्या होगा आंसर? मेसोफिल सेल्स। हाँ ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, बनता है, बट बनाने के बाद इनको कहाँ भेजा जाता है? ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल्स। लेकिन बनता कहाँ है ये? मैलिक एसिड। मतलब मैलिक एसिड कहाँ बनता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर ही बनता है, ठीक है। Where seafood acids are broken down in, अब दीजिए आंसर, H and slack pathway। bundles itself. Bundles itself. ठीक है, वेरी गुड। ये देखिए, ये वाली लाइन है, ये बहुत ज्यादा रफ पेज हो गया है, इनको मैं हटा देती हूँ, रफ पेजेस बहुत ज्यादा हो गया। ये तो ठीक है, ये तो चलता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ये है
C4 acids are broken down to release carbon dioxide and a 3 carbon molecule where in the bundle sheath cells. कहाँ होता है ये? बंडल शीथ सेल्स में होता है। यानी कुल मिला के अगर कहानी की बात करें तो दोनों के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था, सेकेंड वाले में क्या था, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर और इन दोनों के बीच के जो प्रोसेसेस हैं टोटली क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है, ये सारे जो इसके मास्टर पॉइंट्स हैं आपको खुद ही सिस्टमेटिक वे में उसको लिखना है, लिख के उस ऐप में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैम आपने अभी क्या बोला, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या डालना है ग्रुप में? नहीं अरुणिमा, बस ये बोला मैंने कि जो ये पूरा नोट है वो तो क्योंकि मैंने लिखा नहीं आज की क्लास में, ठीक है, मैंने बस समझाया आपको, इसको पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक वे में आपको करना है और पॉइंट वाइज करके उसको अब हालांकि सब्जेक्टिव पेपर सबका हो चुका है 11th का, कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा है, तो अब मैं ये मान के पढ़ा रही हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट को सीधा नीट में आउटपुट के फॉर्म में निकालना है, यही सोच के पढ़ाऊँ ना मैं, है नहीं? ठीक है, तो पॉइंट में बिल्कुल शॉर्ट करके इसको कंप्रेस करके आपको चलना है, बहुत ज्यादा लिखने पे जोर नहीं देना है, यही चीज बस मैं बोल रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ये था आपका ये वही है जो अभी जो छोटा सा एक लिखा हुआ है जो यहाँ ऊपर वाले पैरा में है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। C3 प्लांट तो खैर दुनिया में हर एक प्लांट में होता है, लेकिन C4 वाला जो है ये पाथवे इस बेचारे में क्या है, मेसोफिल सेल भी इन्वॉल्व है। भाई क्रंस एनाटोमी में दिखता है तो मुंह दिखाई के लिए तो होगा नहीं, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, ऑब्वियस है, तो वही चीज यहाँ फर्स्ट पैरा में लिखा है। हम लोग एक फोटो रेस्पिरेशन फटाफट इसको करते हैं और इसको खत्म करने के बाद फैक्टर्स मेरे ख्याल से आएंगे, एक ये दोनों के बीच का ये टेबल तो शायद फैक्टर्स में तो कुछ नहीं है, वो तो 5 मिनट का काम है, उसको नेक्स्ट क्लास में कराते हुए फिर मैं लगे हाथ 12th स्टार्ट करा ही दूंगी। और आप लोग खुद ही ऐप में मुझे अपनी अपनी वोटिंग डाल दीजिएगा, किस बच्चे को 12th क्लास का कौन सा चैप्टर चाहिए, क्या स्टार्ट करना है, जेनेटिक्स स्टार्ट करना है या रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना है, जो भी जो आपकी चॉइस हो आपको बता दीजिएगा, हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे मुझे तो एग्जाम आप लोगों को देना है, तो जैसे आपकी चॉइस होगी स्टार्ट करेंगे, क्या होगा ये। फिर हैंग करके आइए। म्यूट हो गया।
एक मिनट वेट करना आप लोग। ये यहीं तक शंट हो गया है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस मैंने लिखाए हैं और बाकी मैं आपको कोशिश करती हूँ समझा देने की, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ये ओवर हो जाएगा फिर।
चलिए इसको जल्दी करते हैं हम लोग। फटाफट सुनते जाइए, बाकी तो आप लोगों ने इतना कर रखा है कि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पे जो हम लोग वर्ड देखना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। क्या ये फोटो रेस्पिरेशन? अब ये अपने आप में खुद ही बेचारा क्लियर कर रहा है कि ये क्या कर रहा है आपको, ये प्लांट्स के अंदर आपको रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्लियर करता है। ठीक, प्लांट के रेस्पिरेशन का मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, जैसे हम लोग में अपोजिट होता है उसका, यहाँ पे क्या है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, एक छोटा सा ये प्रोसेस है, क्योंकि जब हम लोग C3 और C4 प्लांट्स में जो आपको एक टेबल दिया आपकी किताब में, उसमें हम लोग जब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ये फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, केल्विन साइकिल जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो केल्विन साइकिल का पूरा साइक्लिक प्रोसेस देखा था आपने ध्यान से? केल्विन साइकिल जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे आपने क्या देखा था, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा था, याद आया? ठीक है, केल्विन साइकिल जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा था RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा था, और ये फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहा था। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ PG आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग 1 केल्विन साइकिल? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था तो आप वहां पे क्या लिखते थे, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को। और ये क्या है, ये उसका उस स्टेप का रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज दिस? ये उस स्टेप का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे लिखा गया है। क्या है रिप्रेजेंटेशन? अगर आप बोले नहीं हमें दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इधर सुनिए, इधर देखना है आपको। ठीक है, इधर देखिए, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम लोग फिक्सेशन करते हैं, और इसको कराने के लिए जब हम दुनिया के मोस्ट अबंडेंट एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रुबिस्को, देन 2 molecules of phosphoglyceric acid are formed। कितना आसान हो गया, देखिए अब आई बात समझ लो। ठीक है, हम लोगों ने जब RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया था तो रुबिस्को एंजाइम वहां पे भागता हुआ आया था, उसने क्या किया था, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेल चैप्टर में भी आपको दिया गया, ये फिर से बता रहा है आपको, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। डू यू वंडर व्हाई? व्हाई का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर्स प्लांट जो है वो यूज करते हैं इसका, तो जैसे कि सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके साथ एक और खासियत है। ठीक है, इसके पास जब मैंने आपको एंजाइम पढ़ाया था तो मैंने एक्टिव साइट के बारे में पढ़ाया था। अगर कोई बच्चा बोले नहीं हमें याद नहीं है, ठीक है, तो आपने लॉक एंड की, ताला चाबी देखा है आपने। ठीक है, वैसा ही रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रुबिस्को जो है इसके पास एक्टिव साइट दोनों के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी होता है, ऑक्सीजन के लिए भी होता है। ठीक है, तो रुबिस्को जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हालांकि मैंने लिखा नहीं आज ज्यादा, लिख लीजिए यहाँ पे, contains active sites for both carbon dioxide and oxygen। लेकिन पूछा जाएगा दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है इसको? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको ज्यादा पसंद है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की एफिनिटी ज्यादा है रुबिस्को की। ठीक है,
रुबिस्को ज्यादा किसके साथ कंबाइन कर सकता है, तो ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। जबकि जब रेशियो निकाल के देखा जाता है नियरली इक्वल आता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वे नॉट सो, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब दोनों में कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, ठीक है। जो पहले भाग के लिया वो बाइंड कर जाएगा। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमिन्स व्हिच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। जो ज्यादा होगा वो बाइंड कर जाएगा। इन C3 plants some oxygen does bind to rubisco and hence carbon dioxide fixation is decreased। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऑक्सीजन जब बाइंड कर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले का फिक्सेशन घटेगा। कॉमन सेंस है, ऑक्सीजन जाके चिपक गया उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला बेचारा क्या करेगा, मुंह देखेगा बैठा बैठा, तो इसके ये डिक्रीज हो जाता है। Here the RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate 2 carbon molecule in a pathway called photorespiration। किसमें होता है ये, photorespiration में होता है। In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugars nor ATP। ना तो ये शुगर बनाता है ना ATP बनाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, इसको फोटो रेस्पिरेशन को वाहियात प्रोसेस क्यों बोलते हैं। अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं, यूजलेस प्रोसेस बोला जाता है इसको। भाई प्रोसेस का क्या मतलब है, काम का क्या मतलब है। आपको नीट का एग्जाम देना, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाई करेंगे बैठ के। मैं पढ़ाने लगूं भाग जाइएगा, बोलिएगा रहने दीजिए हम दूसरी जगह जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये ना तो बेचारा शुगर बना रहा है ना ATP दे रहा है, करना धरना कुछ नहीं, काम कर रहा है बट आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है। तो जिसकी वजह से इसको यूजलेस प्रोसेस, कहीं पे लिखा भी होगा इसमें, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स नॉर ऑफ ATP, कुछ नहीं बनाता, ये निकम्मा है। rather it results in the release of carbon dioxide with the utilization of ATP को खुद ही यूज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। In the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP or NADPH। The biological function of photorespiration is not known। आज तक ना सारे घूम ही रहे बेचारे, पता ही लगा रहे हैं, आज तक पता ही नहीं चला करता क्या है ये। मतलब प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, इतना पता चला कि ना तो ATP बनाएगा, ना ये NADPH बनाता है, ना ये शुगर बनाता है, बस होता है। तो आज तक जो बायोलॉजिस्ट है वो इसका पता लगा ही रहे हैं कि करता क्या है, ठीक है। C4 प्लांट जिसमें आपने देखा था, ठीक है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो जब आप C3 और C4 प्लांट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे C3 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में नहीं होता है। This is because they have a mechanism that increase the concentration of carbon dioxide at the enzyme site. This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath to release carbon dioxide। अब जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कीजिएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये C3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। In turn, this ensures that the Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी घटती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करेगा ऑक्सीजन की एफिनिटी वहां पे घटती है, ठीक है। नाउ दैट यू नो दैट द C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन, कॉपी के मार्जिन में लिख लीजिए अपने। C4 प्लांट में कभी भी सपने में भी कोई आपसे पूछे, आपको नहीं बोलना है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, नेवर, कभी भी नहीं होता, ठीक है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड्स आर बेटर इन दीज प्लांट्स। इन एडिशन दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर। ये पढ़ा है आप लोगों ने ऑलरेडी, डिफरेंशिएट में करते थे। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग द C3 and C4 pathway, use the table format given and fill in the information। आपकी किताब ने खुद ही टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक। आपके बुक ने क्या किया है, खुद ही टेबल बना के रखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 और क्वेश्चंस रिमेनिंग है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 8 हो गया था, 9 लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फूड रेस्पिरेशन। ये कभी भी C4 प्लांट्स में नहीं होगा। ये बेचारा बहुत मेहनत करता है बट कुछ नहीं बनाता, ना तो ATP बनेगा, ना NADPH बनता है, ना शुगर बनेगा, ना ATP लिबरेट करेगा, कुछ नहीं करता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन लिख लीजिए, जो मैंने शायद पिछली क्लास में भी दिया था,
बट तब तक आप लोगों ने फोटोडेसिफिकेशन का डिफरेंस नहीं लिखा था। तो अगला लीजिए डिफरेंशिएट बिटवीन, इसमें एनसीईआरटी का टेबल बनाना है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन C3 plants and C4 plants, C3 plants and C4 plants, ठीक है। मैम 8th क्वेश्चन मिस हो गया। अच्छा 8th क्या था बता दीजिए एक बार आलिया। ये क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Where, आगे क्या था where? हाँ होगा। C4 acids are broken down in HN-SAC pathway and SAC pathway. थैंक यू मैम। चलिए वेलकम। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, सिर्फ फैक्टर्स बचे हैं इसके। अब आसान है वो वाला पोर्शन, ठीक है। मैं लीव करती हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी अभी। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.